हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपका इस वीडियो चैनल द फिजिक्स सेमेस्टर में स्वागत है। और सबसे पहले हम लेक्चर सीरीज में क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे, क्योंकि इसका जन्म कैसे हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स का, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यह क्लासिकल फिजिक्स से कैसे अलग है। क्योंकि अगर हम 1900 से पहले की अगर बात करें तो इस पूरे यूनिवर्स को समझने का जो तरीका था वो सभी साइंटिस्ट न्यूटन और मैक्सवेल के लॉ के अनुसार समझते थे। लेकिन अगर आपको पूरा यूनिवर्स समझना है तो आपको पार्टिकल लेवल की स्टडी करनी होगी। और पार्टिकल लेवल की जो स्टडी होती है वही आपकी क्वांटम मैकेनिक्स होती है। और अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत छोटा सा स्वाभाविक क्वेश्चन है कि आपका कोई पार्टिकल किसी समय पर कहां पर है। और इस स्वाभाविक क्वेश्चन को पूछने की इजाजत भी आपके क्वांटम मैकेनिक्स नहीं देता। क्योंकि अगर आप क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी समय पर कहां पर है। जैसे आप अगर इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप किस समय पर कहां पर है। आपके पिताजी बता सकते हैं कि आप किस समय पर कौन सा लेक्चर कहां देख रहे हैं। आपके फ्रेंड्स बता सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल की बात करें तो आप नहीं बता सकते कि वो किस समय पर कहां पर है। लेकिन आप ये जरूर बता सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल के एक किसी भी स्थान पर किसी समय पर पाए जाने की संभावना कितनी है। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि किसी पार्टिकल के कहीं पाए जाने की संभावना कितनी है। तो ये थोड़े छोटे छोटे अंतर हैं क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स में। तो इन अंतरों को हम आगे चलकर देखेंगे और अपनी जो क्लासिकल विचारधारा है उसे हम बदलने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? तो क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है उनकी जो मोशन की स्टडी है वो आपकी क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है। वो क्लासिकल फिजिक्स में आपके न्यूटन्स और मैक्सवेल्स के जो लॉ हैं उनकी विशेष भूमिका होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब उन्हीं के आधार पर हम सारी गणनाएं करते हैं। तो देखते हैं, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स को अगर रिड्यूस करना चाहें दूसरे तरीके की मैकेनिक्स में, तो एक एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड आपकी कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट के। क्योंकि हम हमेशा जो कंपेयर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड की वो स्पीड ऑफ लाइट से करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है सी से। लेकिन अगर आपके जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कंपेरेबल है, मतलब 10⁸ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की आपकी स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, तो आप कहेंगे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आपके स्पेस और टाइम के जो कोऑर्डिनेट है वो बदल जाते हैं। स्पेस और टाइम की जो वैल्यू होती है वो थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है। और आपके रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में न्यूटन्स के लॉ नहीं लगते। लेकिन जैसे ही आप मॉडिफिकेशंस करते हैं स्पेस और टाइम में, तो आपके जो न्यूटन्स के लॉ है वो वैलिड होने लग जाते हैं, लगने लग जाते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस करें तो न्यूटन्स के लॉ आपके यहाँ पर वैलिड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टिकल लेवल की स्टडी करें, अगर आप एटॉमिक लेवल की स्टडी करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी करें, जैसे इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, एटम्स की या किसी मॉलिक्यूल्स की, तो आप देखेंगे कि आप किसी भी कंडीशन में न्यूटन्स के लॉ को नहीं लगा सकते। चाहे आप जितना भी मॉडिफिकेशंस कर लें न्यूटन्स के लॉ में, आप नहीं लगा सकते। तो इस तरीके की जो मैकेनिक्स है वो होगी आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे न्यूटन्स की कॉर्पस्केलर मॉडल ऑफ लाइट। क्योंकि हमारे जो नेचर में बेसिक फिनोमिना है उसे हम न्यूटन्स के अनुसार, न्यूटन्स के नजरिए के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यूटन्स के कॉर्पस्केलर मॉडल ऑफ लाइट में क्या कहा कि लाइट जो है आपकी इलास्टिक, रिजिड और मासलेस पार्टिकल की फॉर्म में चलती है। आपकी लाइट लाइट जो है कोई भी इस तरीके से चलती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो गोल्डन कलर के ये आपके लाइट के पार्टिकल्स हैं। जो मतलब लाइट जो है आपकी
पार्टिकल्स की फॉर्म में चल रही है। तो इसके अनुसार हम बेसिक जो फिनोमिना है नेचर में वो समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है वो आपकी जो लाइट है वो सीधी रेखा में चलती है, रेक्टिलिनियर मोशन को रिप्रेजेंट करती है। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इस इमेज में वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट का दिया हुआ है। इसे कैसे देख सकते हैं हम, एक ले लेते हैं हम लेजर लाइट और एक बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में हम क्या करते हैं, फॉग भर लेते हैं, थोड़ा धुआं भर लेते हैं ताकि हम लाइट के पाथ को देख पाए और फिर ऊपर से बीकर को ढक देते हैं। जैसे ही लाइट पास होती है इस बीकर से तो हम जो लाइट का पाथ है उसे हम इजीली देख सकते हैं और यहाँ देखते हैं कि लाइट एक सीधी रेखा में चल रही है और सीधी रेखा में चल रही है और इसे हम न्यूटन्स की थ्योरी के अनुसार ऐसे समझ सकते हैं कि जो लाइट है आपकी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में चल रही है और ये जो पार्टिकल है एक दूसरे पर लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं, एक पार्टिकल दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, और इस तरीके से आपकी जो लाइट है एक सीधी रेखा में चलती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं न्यूटन्स के अनुसार। ऐसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को देखने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बोतल में हम आधा आधा बोतल पानी भरते हैं और आधे बोतल में एयर रहने देते हैं। तो इसमें अगर जैसे ही हम लेजर लाइट को पास कराते हैं तो कुछ लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट हमारी रिफ्रैक्ट हो जाती है। और इस फिनोमिना को समझने के लिए हम न्यूटन्स के अनुसार एक स्केच बनाते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए और कुछ जो पार्टिकल है वो रिफ्रैक्ट हो गए। तो इसे हम न्यूटन्स के अनुसार बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। माना हमारे पास 100 पार्टिकल्स हैं, 100 हमारे पास ये एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स हैं। तो 40 पार्टिकल हमारे रिफ्लेक्ट हो गए और 60 पार्टिकल हमारे रिफ्रैक्ट हो गए। लेकिन आपका न्यूटन्स के लॉ के अनुसार आप ये नहीं बता सकते कि कौन से पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे और कौन से पार्टिकल रिफ्रैक्ट होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं है, आपको क्वांटम मैकेनिक्स के पास जाना ही होगा। सो ये आपके बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसके जवाब आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के पास नहीं है। तो और दूसरा एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। तो एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में लेजर लाइट पास होती है आपकी ग्रेटिंग से। तो ग्रेटिंग क्या होती है, पहले तो आपके लिए ग्रेटिंग शब्द नया है। तो ग्रेटिंग क्या होती है, इस इमेज में आप देख सकते हैं बीच में जो ये ऑब्जेक्ट रखा है यह आपकी ग्रेटिंग है और इस ग्रेटिंग के बीच में जो ये पार्ट है जो आपको एक शीशे की फॉर्म में दिख रहा है, इस पार्ट में आपके लाइंस होती हैं, एक ओपेक एक ट्रांसपेरेंट, एक ओपेक एक ट्रांसपेरेंट, इस तरीके की लाइन पीरियोडिक वे में लगी हुई होती हैं। और इस एरिया में कम से कम आपकी 20 से 25 हजार लाइन्स होती हैं। मतलब पर इंच की अगर बात करें तो 10 से 15 हजार पर इंच लाइन्स होती हैं आपकी। लाइन्स का मतलब है ट्रांसपेरेंट और ओपेक पार्ट वाली जो लाइन्स है वो उन लाइन्स की बात चल रही है। तो अगर इस पैटर्न में देखें तो एक पार्ट आपका ओपेक होता है और एक ट्रांसपेरेंट होता है। इस तरीके से आपकी पीरियोडिक वे में लाइंस लगी हुई होती हैं। अगर हम क्लासिकल थ्योरी के अनुसार समझें और ये हमारी स्क्रीन है, तो अगर लेजर लाइट यहाँ से हम पास कराएंगे तो होना ये चाहिए था कि ये जो लाइट पास होगी जो इस ट्रांसपेरेंट पार्ट से बाहर जाएगी तो उसका स्पॉट यहाँ दिखना चाहिए था और दूसरी वाली जो स्पॉट है वो यहाँ दिखना चाहिए था और तीसरा यहाँ दिखना चाहिए था। ऐसे हमारे पास 10-15 हजार स्पॉट छोटे छोटे दिखने चाहिए थे यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार। लेकिन हमें इस तरीके का पैटर्न मिलता है। ये किस तरीके का पैटर्न है, ये है आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है आपका ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और जहां पर डार्क एरिया होता है उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये हम अपनी 12th की क्लास में आसानी से देख सकते हैं। 12th में भी हमारा इंटरफेरेंस है कि डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बनता है। तो ये ऐसे बनता है, जो हमारी वेव निकलती है ट्रांसपेरेंट पार्ट से वो आपके नए सोर्स का काम करती है और नए सोर्स का काम करती है ये, और वेव जैसे ही पास होती है आगे की तरफ मीडियम में
ये आपस में सुपर इम्पोज हो जाती है। और सुपर इम्पोज होने के बाद होता ये है, जैसे ही वेव के ट्रफ ट्रफ से मैच कराते हैं, क्रस्ट क्रस्ट से मैच होते हैं, वहां पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाता है। और जहां आपका ट्रफ और क्रस्ट मैच हो जाता है, वहां पर आपका डार्क स्पॉट मिल जाता है, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न मिल जाता है। तो इस तरीके का हमारा जो पैटर्न है, ये हम इसे किस नेचर के अनुसार समझ सकते हैं, ये समझ सकते हैं वेव नेचर के अनुसार सिर्फ। ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम और अच्छे से समझना है, स्लिट्स का एक्सपेरिमेंट समझना है, तो इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो डबल स्लिट्स हैं, डबल स्लिट्स मतलब दो, जैसे हमने ग्रेटिंग में देखा 15,000 ट्रांसपेरेंट पार्ट थे, ऐसे ही यहाँ पर दो स्लिट्स हैं जहां से लाइट आपकी पास हो सकती है, जहां से आपके ऑब्जेक्ट जा सकते हैं। इस तरीके का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पार्टिकल उन स्लिट से जाता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, वो उसका बिहेवियर क्या चेंज होता है। अगर हम क्लासिकल ऑब्जेक्ट को उन स्लिट से पास कराते हैं तो क्या उनका बिहेवियर चेंज होता है, ये हम सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसका सेटअप देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल स्लिट्स हैं, जो पार्ट जिसमें निकल सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये जो पार्ट है ये है डबल स्लिट्स, ये है डबल स्लिट्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक गन ली और गन से हमने बुलेट दागना शुरू किया, बुलेट चलाना शुरू किया। तो होगा क्या कि जो बुलेट्स हैं यहाँ से पार निकल जाएंगी, ये पहली स्लिट से यहाँ को और दूसरी स्लिट से यहाँ, और इस तरीके का पैटर्न देगी जिसे हम पार्टिकल बिहेवियर कहते हैं। और इसे हम वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके का जो बिहेवियर है जो स्क्रीन पर मिला है हमें, वो कहलाएगा पार्टिकल लाइक बिहेवियर। तो ये क्लासिकल ऑब्जेक्ट है आपका, ये क्लासिकल ऑब्जेक्ट है आपका। सो सिमिलर हम जो एक्सपेरिमेंट है, वो सिमिलर जो एक्सपेरिमेंट है वो हम वेव के लिए कराकर देखते हैं। तो अगर हम वाटर वेव लें, ये वाटर वेव है हमारी, जैसे ही हमारे पास होती है स्लिट से तो हमें इस तरीके का पैटर्न मिलता है। जो पैटर्न है वो पैटर्न कहलाता है आपका वेव नेचर इंटरफेरेंस पैटर्न। जैसा कि हमने कहां पर देखा था, ग्रेटिंग वाले केस में देखा था, एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क एक ब्राइट, इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिलता है। इसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। और इस पैटर्न को देखने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके आसपास कोई तालाब होगा, उस तो तालाब के पास जैसे ही हम पहुंचते हैं तो इस तरीके का अगर हम दो बॉल लें और दो बॉलों को क्या कराएं, इस तरीके से हम पानी के ऊपर रखें और वाइब्रेट कराना शुरू कर दें। इस तरीके से अगर बॉल लें और उसे हम क्या करें, वाइब्रेट कराना शुरू कर दें। ठीक है। वाइब्रेट किस तरीके से, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको वाइब्रेट करानी है। तो आप क्या देखेंगे, वहां पर इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। तो ये जो पैटर्न है वो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है। इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे है ये, यहाँ पर आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, यहाँ पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। देखिए ये जो बीच में जो पैटर्न है ये आपका, ये जो पैटर्न है ये है आपका डार्क, और इसके जो बराबर में है ये ब्राइट, इसके बराबर में फिर डार्क और फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट, इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका इंटरफेरेंस पैटर्न। और इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। तो यहां से हमने दो चीजें सीखी। एक चीज ये कि अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लासिकल होता है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कोई हैवी जैसे बुलेट था, तो बुलेट के केस में आपका जो पैटर्न मिला वो ऐसा मिला कि दो स्पोर्ट्स मिले। लेकिन अगर सेम एक्सपेरिमेंट आप वेव के लिए करते हैं तो आपका जो पैटर्न है वो इंटरफेरेंस मिला। सो दैट इज द मेन पॉइंट जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। लेट्स स्टार्ट। अब यही एक्सपेरिमेंट हम लाइट के लिए करके देखते हैं कि लाइट के केस में क्या होता है। और जैसे ही हम लाइट के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लाइट जैसे ही डबल स्लिट से पास होती है तो ये जो हमारी जो सोर्स है, ये जो डबल स्लिट्स है हमारे, वो नए सोर्स का काम करने लग जाते हैं। और नए सोर्स का काम करने के बाद
ये दोनों वेव जो होती है वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा जो हमारा पैटर्न मिलता है वो डार्क और ब्राइट पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ये यहाँ पर हमारा ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क। तो लाइट के केस में भी हमें कैसा पैटर्न मिला स्क्रीन पर? इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। अभी तक कोई भी यहाँ पर लाइट या कोई किसी भी वेव के लिए हमें दो स्पॉट्स नहीं मिले, पार्टिकल जैसा बिहेवियर नहीं मिला है। तो अभी हमें यही अपने दिमाग में रखना है जो हमने स्क्रीन में यहाँ पर देखा है कि हमारे अगर हैवी ऑब्जेक्ट है, बुलेट है, तो उनका जो पैटर्न था वहां पर हमें दो 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 स्पॉट्स मिले, जबकि वेव और लाइट के केस में हमें सिर्फ कैसे पैटर्न मिले? इंटरफेरेंस जैसे पैटर्न मिले। ठीक है, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और सिमिलर एक्सपेरिमेंट हम करते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो होंगे और डबल स्लिट से होकर जाएंगे, तो हम देखना चाहेंगे स्क्रीन पर कि किस तरीके का पैटर्न मिलता है। तो स्क्रीन पर देखेंगे आप तो बिल्कुल भी पैटर्न हमें कैसा मिलता है? पार्टिकल की जैसे नहीं मिल रहा है, हमें पैटर्न मिल रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न। ये देख सकते हैं आप कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ है? ये स्क्रीन पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर सेंटर में देखेंगे तो ब्राइट, उसके पास में हल्की सी इंटेंसिटी कम, और उसके बाद फिर इंटेंसिटी ज्यादा, फिर इंटेंसिटी कम, फिर ज्यादा, फिर कम। ये जो पैटर्न है हमारा वो है इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ये कैसे हो रहा है? ये तो बड़ा सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन के केस में ये तो बिहेवियर कैसा करना चाहिए था, कैसा पैटर्न आना चाहिए था? ये तो ऐसा आना चाहिए था ना कि ये जो स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर आते और यहाँ पर आते दोनों स्लिट्स के सामने, जैसे हमारा बुलेट के केस में। लेकिन इसका मतलब ये हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ये भी वेव जनरेट कर रहे थे, इनसे भी वेव एसोसिएट थी, वेव जुड़ी हुई थी। तो डी ब्रोगली के अनुसार कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है तो उससे वेव एसोसिएटेड होती है। तो ये समझा जा सकता है कि हाँ भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे हैं उनसे वेव एसोसिएट थी। जैसे ये वेव इन स्लिट से निकली इस तरीके से, और जो इन स्लिट से निकलने के बाद सुपर इम्पोज हुआ वेव का, और सुपर इम्पोज होने के बाद हमें इंटरफेरेंस इस तरीके का पैटर्न मिला स्क्रीन पर। तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि हाँ भाई, मूविंग पार्टिकल के कारण भी जो पैटर्न है हमें स्क्रीन पर वो कैसा मिलता है? वो पैटर्न मिलता है हमें इंटरफेरेंस। लेकिन अब एक केस और लेते हैं कि क्या अभी जो यहाँ पर हमारी डेंसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा थी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करा रहे थे हम इधर की तरफ, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, डेंसिटी थी वो ज्यादा थी। ठीक है, इधर की तरफ जो फ्लो करा रहे हैं। अब हम इस जो डेंसिटी को कम कर देते हैं और स्लो इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं कि यहाँ से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, बहुत कम, और स्पीड भी कम होती है। तो उस केस में हम देखेंगे कि क्या होता है एक्सपेरिमेंट में। तो स्लो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाते हैं, स्लिट से पास होने लग जाते हैं। और स्लिट से जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं तो हमें जो पैटर्न मिलता है वो कैसा पैटर्न मिलता है स्क्रीन पर? स्लो इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम पैटर्न मिलता है जैसा कि हमारा फास्ट इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन्स की उसके केस में मिलता है। तो हमें बिल्कुल सिमिलर पैटर्न मिलता है लगभग, कैसा? जैसा हमारा फास्ट इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी ज्यादा थी उस केस के लिए मिलता है। तो ठीक है, अब इसे हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि ऐसा होता क्यों है, कि यहाँ से हम इसको इन इलेक्ट्रॉन्स को देखना चाहते हैं कि ऐसा हुआ कैसे कि जो पैटर्न है दोनों के लिए एक जैसा पैटर्न मिला, ऐसा क्यों? ये ऑब्जर्व करते हैं हम और इसे देखते हैं कि क्या ऐसी चीजें थी कि, तो जैसे ही हम स्लो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं स्क्रीन पर? तो ऑब्जर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा दिया, ये आईज जो लगी है ये डिटेक्टर है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं स्क्रीन पर तो हमें क्या पैटर्न मिलता है?
हमें इस तरीके का पैटर्न मिलता है जैसा कि हमें बुलेट के केस में मिला। और ये बहुत ही इत्तेफाक था कि ऑब्जर्व करने पर हमारा जो पार्टिकल है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है, क्योंकि हमने बिल्कुल आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट करा जैसा इससे पहले किया था। तो पहले वाले केस में तो पैटर्न जो मिला था हमें, वो यहाँ पर ब्राइट डार्क मिला था, मतलब वेव नेचर मिला था। जबकि यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। तो हमें जो पैटर्न मिला वो कैसा मिला, जैसा कि हम बुलेट के केस में मिला था, मतलब पार्टिकल लाइक बिहेवियर। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट जब ऑब्जर्व करते हैं हम, तो हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं कि ये किस तरीके से हुआ ऐसा। तो इसे कहते हैं हम डुअलिटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है आपका वेव की तरह भी ट्रीट कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि हमारे ऑब्जर्व करने से किसी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स है वो बदल सकते हैं। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इस एक्सपेरिमेंट को अगर सीखना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो इसका ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो क्या होगा, वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है, बिहेवियर चेंज कर लेता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और आज के लेक्चर में हमने जाना कि पार्टिकल का क्या बिहेवियर होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लाइट का क्या बिहेवियर होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, द फिजिक्स सेमेस्टर के साथ बने रहिए, और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।